License. यहाँ नहीं, वहाँ पान वाले के पास। भैया, हाँ? वो हवलदार ने भेजा आपसे 500 रुपए लेने के लिए। क्या? मैं 500 रुपए दूं? हाँ। कितना? ये लो। नहीं जाने वाला अमेरिका, फ्लाइट मिस हो गई तेरी। अरे क्या है? उड़ कर जाएगा क्या? रास्ते में तो 10 सिग्नल और मिलेंगे, घर जाके फिर एयरपोर्ट। Seems tough, buddy. और अब तुझे बर्थडे अमेरिका में नहीं, हम लोगों के साथ यहाँ सेलिब्रेट करना पड़ेगा। इम्पॉसिबल। अमेरिका जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे बंद करके ना तो तुम्हारा प्रमोशन होगा ना तुम्हारी पगार बढ़ेगी। 2000 देता हूँ मैं तुमको। अच्छा 3000 ले लो, मुझे छोड़ दो। देख 5000 से ज्यादा है भी नहीं मेरे पास। क्या कमी है तुम्हारी जिंदगी में? हैं? माँ बाप का दिया हुआ पैसा है, बेछूट आजादी है, नहीं है तो सिर्फ मकसद, वजह। जब से ये फॉरेन चैनल्स आए हैं हमारे घरों में, मैं बताता हूं तुम्हें पांडे, सभ्यता और संस्कृति खिड़कियों से बाहर कूद गई है। किसी को फिक्र ही नहीं है कि हमारी नई पीढ़ी जा कहां रही है। दोषी ये बच्चे नहीं, माँ बाप हैं जो इन्हें बिगड़ने देते हैं। वैसे करते क्या है माँ बाप तुम्हारे? जी नहीं है। चार साल का था जब प्लेन क्रैश में पिताजी का। बैठो। और माँ? है, दूसरी शादी कर ली तो डैडी भी है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दोनों की फोटो अखबारों में छपती है। आइडियल कपल है। पर तुम्हारी माँ ने कुछ... आप जानना क्या चाहते हैं? एक बार बता देना आपको। बहुत ही खूबसूरत है, अमीर आदमी से शादी हुई है, उनकी अपनी जिंदगी है। सारा वक्त मुझे अपने पल्लू में बांध कर घुमा नहीं सकती वो। इसका मतलब ये तो नहीं आसान है सर, लेकिन आप उस घर में नहीं रहते जहाँ अपने माँ से बात करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जहाँ बिन मांगे आपके हाथ में पैसे थमा दिए जाते क्योंकि रखने की जगह नहीं होती है। आप किसी और दुनिया में रहते हैं सर, लेकिन जिस घर में मैं रहता हूँ ना, वहाँ जज्बातों का मजाक उड़ाया जाता है। मुझे अपने घर का फोन नंबर दो। नहीं सर, आप उन्हें यहाँ मत बुलाइए, आप कुछ नहीं जानते। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं खुद बात करूंगा। नहीं सर, प्लीज प्लीज
प्लीज। सर, ये इनका लाइसेंस है, इसमें इनके घर का नंबर है। अरे रे, डैड, डैड उसे जो पैसे चाहिए उसे दे दो ना, नहीं तो ऐसे टाइम पास करता रहेगा और मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। राहुल, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप के बारे में इतनी बेहुदा बातें करते हुए? ओह कम ऑन मॉम, आप जानते हो मैं झूठ बोल रहा था। डैड, मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए ही डांट रही हूँ। तुम हद से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। दोस्त, पार्टियाँ, रात को देर से घर आना। रात को कहाँ माँ, मैं तो सुबह जल्दी लौटता हूँ। इससे तो बात करना भी मुश्किल होता जा रहा है। देखो बेटा, तुमसे गलती हुई है, जाके डीसीपी साहब से माफी मांग लो। माफी? और मैं? डैड, आप जानते हैं कि ना तो मैंने कभी किसी से माफी मांगी है और ना मांगने वाला हूँ। कम ऑन डैड, माय फ्लाइट। तो फिर सड़ो यहाँ पर। ठीक है, रहने दीजिए मुझे यहाँ, काटने दीजिए 6-8 महीने की सजा। डैड, आपको याद है ना, आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे 21st बर्थडे के लिए आप मुझे अमेरिका भेजेंगे। याद है ना डैड? कोई बात नहीं, 8 दिन में मेरा बर्थडे है, यही गुजार लूंगा। इन क्रिमिनल्स के साथ केक भी काटूंगा। अब यही तो मेरे दोस्त हैं, घर वाले हैं। इट्स ओके। लेकिन सोचिए डैड, करोड़पति निरंजन खन्ना का इकलौता बेटा लॉकअप में। इट्स ओके डैड, रियली डोंट वरी अबाउट मी। नंदिनी, आप भी कहाँ इसकी बातों में आते हैं? ये हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। आपके ही लाड़ प्यार की वजह से आज ये यहाँ पर है और हम लोगों को पुलिस स्टेशन में इसे छुड़ाने आना पड़ा। ये बातें घर पर भी तो हो सकती है। हाँ माँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, घर जाके बात करते हैं। डैड, उसे जाके पैसे देने। डैड, आफ्टर द एयरपोर्ट, लेट्स गो। कम ऑन, प्लीज प्लीज डैड, माय फ्लाइट डैड, प्लीज। नंदिनी चले। चलिए। भोसले साहब, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपके लड़के के खिलाफ मैंने सारे चार्जेस दर्ज कर दिए हैं। आप 2 मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आप जाइए यहाँ से। डीसीपी साहब प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। तो कमाल का कारीगर है। हाय हाय। माँ कसम, अपुन ने तो गेटवे ऑफ इंडिया उन सफेद चमड़ी वालों को बेच ही डाला था। वो तो ताम झाम के साथ डिलीवरी लेने आ भी गए थे। 2 पत्थर भी बेचारे लोग सरकार नहीं पाते यार कि ये सरकेला डीसीपी भोसले वो आ गया। गेटवे ऑफ इंडिया तो नहीं सरकार, अपुन को सरकार के यहाँ ले आया यार। ओह अच्छा अच्छा, इसलिए आजकल हमारे पैर चल रहा है। हाँ, वो 2-4 छेड़ियाँ तोड़ी मार दिया था ना भाई लोगों ने। वैसे डार्लिंग मेरी, अगर कोई ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार खरीदने का कोई सॉलिड पार्टी मिले ना तो अपुन के पास लेके आना, सबका पेपर तैयार है। अरे अपुन तो इस लफड़े का काम में मास्टर है, मास्टर किंग है अपुन, किंग। अरे याद है, ये काट। हाँ। इसमें फोन, मोबाइल, पेजर, फैक्स, ईमेल सबका नंबर है। अरे यार, टाटा और बिरला का साइन देखने को नहीं मिला, नहीं तो अभी तक तो उनका खाता खत्म कर दिया होता। ए, सो जा चुपचाप। ओए, मैं सोऊंगा ना तो अपने घर जाके सोऊंगा, कुछ समझे? आप जाके मेरे मॉम डैड को बुला के लाओ। वो लोग घर गए कब के? नंदिनी, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए बरसों इंतजार किया है मैंने, बहुत कुछ सहा इस मकाम तक पहुंचने के लिए। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा जिंदगी में कोई तकलीफ सहे। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं आप, और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बिल्कुल आप जैसा ही बने। जरा सोचिए, राहुल के लिए ये शरारत थी, लेकिन गाड़ियों में आग लग सकती थी, किसी की जान जा सकती थी। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमें एक मौका मिला है राहुल को सुधारने का। मेरा यकीन मानिए, इसी में हमारे बेटे की भलाई है। देखिए मिस्टर खन्ना, मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ, या तो जुर्माना भरना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। योर ऑनर, जो जुर्माना होगा हम भर देंगे, और जेल भेजने से कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत ही बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का है सर। झूठ बोलता है, घूस देने से कतराता नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं करता, और कायदा कानून तो जैसे उसके लिए है ही नहीं। गलती उससे जरूर हुई है योर ऑनर, पर उसे सजा की नहीं, सुधारने की जरूरत है। हमें पता है
उसे बिगाड़ने में हमारे लाड़ प्यार का हाथ है। हमने लाख कोशिश की मगर नाकामयाब रहे। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। ये सब मेरे बस के बाहर की चीज है। देखिए, मुझे कानून के दायरे में रह के ही काम करना पड़ता है। आप उसे ऐसी कोई सजा दे सकते हैं जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास हो, उसे ये पता चले कि जिंदगी में बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं। प्लीज योर ऑनर। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज आप अंदर नहीं जा सकती। रुक जाइए। प्लीज मेरी बात सुनिए। चलिए बाहर चलिए। सर, पिछले 4 हफ्तों से मैं आपकी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही हूँ और आप हर बार मुझे टाल देते हैं। आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। देखिए प्लीज, यहाँ लोग बैठे। नेहा सेन गुप्ता फ्रॉम इंडिया टाइम्स। एक्चुअली मैं इंडियन पीनल सिस्टम पे एक इवैल्यूएटरी आर्टिकल लिख रही हूँ। मुझे आपका ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट। नहीं, देखिए, प्लीज लिसन टू मी। मेरा पहला सवाल, पिछले 25 सालों से आप इस कुर्सी पर बैठ के फैसले सुना रहे हैं, लेकिन आपने एक दिन भी ये सोचा कि आपके सुनाए गए फैसलों से गुनहगारों में परिवर्तन आ रहा है या नहीं? क्योंकि सजा का मतलब तो ये है कि आदमी अपने गुनाहों को महसूस करे। देखो, तुम अभी। हाँ, मुझे पता है, सब यही कहते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। मैं बैठ के कानून की किताब तो नहीं लिखता। मेरे मन में जो सजा है किसी को तो नहीं दे सकता, चाहे मुझे अच्छा लगे या बुरा। देखो, अभी आप जाइए। लेकिन नतीजा क्या सर? आज की तारीख में ऐसे लाखों केसेस हैं जिनकी सुनवाई नहीं हुई है। हजारों लोग जेल में पड़े बिना किसी मुकदमे के। कौन गौर करेगा इस सच्चाई पर? देखिए, मैं रोज 8 घंटे काम करता हूँ। पिछले 25 सालों में सिर्फ 10 मरतबा छुट्टी ली है। एक जज कानून के दायरे में रहकर इससे ज्यादा और क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं सर, लेकिन सवाल वही है कि आपको कुछ नया करना है। ये देखिए, अपनी रिसर्च के दौरान ये मेरे हाथ आया। अमेरिका में एक जज ने गुनहगार को जेल भेजने के बजाय 200 घंटे रास्ते साफ करने का काम दिया। सजा खत्म होते होते उसमें इतना बदलाव आ गया कि वो सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गया। ये देखिए, प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने खुद इस जज को सम्मानित किया है सर। सजा नहीं दे सकते? हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इस कुर्सी पर बैठकर पिछले 25 सालों में मैंने कई फैसले दिए हैं, पर आज का मेरा ये फैसला सजा नहीं, सबक है। आज जो मैं सजा सुनाने जा रहा हूं, वो इस देश के कानून का एक ऐसा पहलू है जिसे पिछले कई सालों में किसी भी जज ने इस्तेमाल ही नहीं किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस अनोखे फैसले से हिंदुस्तान के जुडिशरी सिस्टम में एक परिवर्तन आएगा। राहुल खन्ना एक निहायत ही बदतमीज और बिगड़ा हुआ लड़का है जिसे जिंदगी की कोई समझ ही नहीं है, और मैं ये चाहता हूं कि वो आगे चलकर हिंदुस्तान का एक आदर्श नागरिक बने। सारी जिंदगी का तजुर्बा जिनके पास हो, उन बुजुर्गों के अलावा इस नई पीढ़ी को संस्कार सिखाने वाला भला और कौन हो सकता है? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं राहुल खन्ना को शहर से दूर आशियाना वृद्धाश्रम में पूरे 1 महीने रहकर बुजुर्गों की सेवा करने की सजा सुनाता हूँ। इस सजा के दौरान राहुल खन्ना अपने घर वापस नहीं आ सकते और ना ही उनके कोई दोस्त या परिवार वाले वहाँ रहने जा सकते हैं। वहाँ रहकर राहुल को वृद्धाश्रम के हर नियम का पालन करना होगा, और इस दौरान अगर उसने कोई बदतमीजी की या वहाँ से भागने की कोशिश की या फिर उसके खिलाफ एक भी कंप्लेन आई तो उसकी ये सजा दुगनी हो जाएगी। और उसके बावजूद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। आप तो बिल्कुल ध्यान से बात करते नहीं और सर, आप विश्वास ही नहीं करेंगे, पर जज मूर्ति ने राहुल खन्ना को, निरंजन खन्ना के बेटे को पूरे 1 महीने वृद्धाश्रम में रहकर सेवा करने की सजा सुनाई है। मैं इतनी खुश हूँ। जज मूर्ति ऐसी सजा सुनाएंगे, मैंने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था। क्या कंक्लूजन है मेरे आर्टिकल के लिए? कल तो इसे मैं अपने फ्रंट पेज पर छाप ही रही हूँ। ये देखिए, माय आर्टिकल इज आल्सो रेडी। कचरे के डिब्बे में फेंक दो इसे। हम क्या गॉसिप मैगजीन प्रिंट करते? और क्या होगा तुम्हारी इस फ्रंट पेज न्यूज से? रबिश। एक अनोखी सजा, कानून में नया परिवर्तन, क्या लिखोगी तुम? न्यूज तब होगी जब वो लड़का या तो सुधर जाएगा या वैसा ही रहेगा। नेहा, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं? इन सनसनी चीजों से सिर्फ पेपर बिकता है, उससे हासिल कुछ नहीं होता। क्यों इस पेपर की शुरुआत हुई थी? आज मैं इसे क्यों चला रहा हूं? हमेशा मैं तुमसे कहता आया हूं कि लिखने से पहले 1 मिनट रुको, सोचो क्यों लिख रही हो तुम। और अगर तुम सच्ची पत्रकार होती तो उस लड़के के साथ जाती, वहां रहने के बाद उसमें कोई बदलाव आया भी है या नहीं ये देखती, फिर मुझे अपना आर्टिकल देती, और तब मैं जरूर उसे फ्रंट पेज पर छापता। ठीक है,
तो अगर मैं वहाँ जाकर एक पूरा महीना रहूंगी तो आप कोई भी बहाना बनाकर मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। याद आ रही होगी ना, तब भी नहीं। ठीक है, नहीं बुलाऊंगा। थैंक यू डैडी। डैडी आई लव यू। ये रहे आपकी जायदाद की पेपर्स। आज के बाद मैं आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल हो रहा हूँ। आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। ना मैं आपका बेटा हूँ, ना आप मेरे माँ बाप है। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। एक मिनट बेटा, एक ही महीने की तो बात है। मैं अगली बुकिंग अभी करवा दूं। नहीं नहीं, मेरी सजा दुगनी हो सकती है। मैं जेल भी जा सकता हूँ। आप अपने पैसे क्यों बर्बाद करते हैं? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है राहुल। हमने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया है। हाँ हाँ, आपको तो पद्मश्री मिलना चाहिए। आपने अपने इकलौते बेटे को ऐसी सजा दिलवाई है। ना जाने काम मारे वो बुड्ढों के बीच में धकेल दिया मुझे। आज मुझे शक हो रहा है कि आप दोनों मेरे माँ बाप हो भी या नहीं। राहुल, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। अगर वो जगह जरा भी गलत हुई तो मैं खुद जज साहब से बात करूं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार वो भोसले से बात करने भेजा था आपको, उसका नतीजा आज भुगत रहा हूं मैं। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। आप लोग को जो करना था आप लोग ने कर लिया। अब आप मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। राहुल, चल पांडु। भोसले साहब, मेरी बात सुनिए ना। देखिए, मैं यहीं से चला जाऊंगा, एक महीना घूम के वापस आ जाऊंगा। उस जज को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आप जो चाहे मांग लीजिए, मैं दे दूंगा, वो भी कैश में। देखिए प्लीज मेरी बात मान लीजिए। आप जानते नहीं वहाँ कैसे कैसे लोग होते हैं। वो बहुत बूढ़े होते हैं। नेहा, मुझे यहाँ से निकालो। देखो, तुम मुझे जानती भी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी वजह से ना सिर्फ मेरी अमेरिका ट्रिप, लेकिन मेरा बर्थडे और मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तुम ही मुझे इस झमेले से निकालो। You know, दोष तुम्हारा है और नहीं भी। अच्छा। हुआ ये है कि बचपन से तुम्हें सिर्फ लाड प्यार मिला है, इसलिए तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे मुताबिक चलती है। अब अगर आगे चलकर यही हालत रहे ना, तो फिर तुम तो किसी काम के ही नहीं रहोगे, क्योंकि पैसे की तो तुम्हें जरूरत है नहीं। तो फिर अपनी जिंदगी किस नींव पर बनाओगे तुम? मेरे ख्याल से वहाँ जाकर तुम एक बेहतर इंसान तो बन ही जाओगे। Really? हाँ, चलें। ये वृद्धाश्रम जहाँ हम जा रहे हैं, एसवी पंडित जी ने शुरू किया था। पंडित जी बहुत बड़े रईस थे, ब्रिटिश आर्मी में थे। रिटायर होने के बाद अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर रहने लगे। अकेले थे, ढेरों पैसा था। धीरे धीरे और लोग आके रहने लगे जिन्हें सहारे की जरूरत थी। पंडित जी ने एक कमाल का काम किया। मरने से पहले अपना सारा पैसा, बंगला, प्रॉपर्टी सब वृद्धाश्रम के नाम कर दिया। अब उनका एक सॉलिसिटर है, विक्रम सक्सेना, वो वहाँ की देखभाल करता है। नेहा, तुम भी वहाँ एक पूरा महीना रहोगी? हाँ। ओह, गुड। कोशिश की या फिर तुम्हारे खिलाफ एक भी शिकायत उनके पास आई तो वो तुम्हारी सजा दुगनी कर देंगे या फिर तुम्हें जेल में डाल देंगे। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, व्हाटएवर। पूछ लेते हैं। बताएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा हैट पकड़ा दीजिए प्लीज। मेरा हैट पकड़ा दीजिए। इसे कहाँ रखूं चित्रा? 23 और 4। आपने फिर मेरी गिनती गड़बड़ कर दी। मफलर क्यों उतार दिया? ठंड लग जाएगी। अरे ठंड लगेगी तो पहन लूंगा। देखो बचपन से जानती हूँ, जरा ठंड लग जाएगी। तू तो हर वक्त झगड़े के मूड में रहती है। जा, जाकर गिनती कर। ये सब क्या है सर? पता नहीं। साहब, मुझे आप बता सकते हैं ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हैं ये सब लोग? सुबह से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी के पास बात करने की फुर्सत ही नहीं है। सैफुद्दीन, अपना बैग रखा? बैग? अरे भोसले साहब, सक्सेना साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? 1 महीने के लिए काशी जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अदालत ने फैसला सुना दिया, लेकिन आपका तो ये फर्ज बनता था कि यहाँ आने से पहले पता कर लेते कि हम लोग यहाँ हैं भी या नहीं। लेकिन आपको ये सब सोचने की क्या जरूरत है? आपकी राय में तो हम लोग यहाँ से कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। प्रजापति साहब, मैं मानता हूँ हमसे लापरवाही हुई है। अच्छा, आप इसे अपने साथ काशी क्यों नहीं ले जाते? एक मिनट।
देखिए, मुझे 1 महीने के लिए यहाँ भेजा गया है, इस जगह। मैं कोई काशीवासी नहीं जाऊंगा उन बुड्ढों के साथ। रहूंगा तो यहाँ, नहीं तो सीधा घर। तो तय हो गया। इस बदतमीज लड़के को जेल में डाल दीजिए, हम अपनी यात्रा पे जाते हैं। नहीं, देखिए 1 मिनट बैठिए ना, केशव जी बैठिए ना। देखिए एक बात और हो सकती है। एक्सक्यूज मी, देखिए पिछले 3 साल से इनकी ट्रिप कैंसिल होती आ रही है। इस बार आई डोंट थिंक ये लोग मानेंगे। मानना भी नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अरे आप लोग एक नेक काम करने जा रहे हैं, मैं कौन होता हूँ रुकावट डालने वाला? आप लोग जाइए आराम से जाइए। तुम बाहर जाओ, आउट। लेकिन जस्ट सिट डाउन हियर। व्हाट? देखिए सिर्फ 1 ही महीने की तो बात है, प्लीज मान जाइए। मैं ट्रेन का 50% कंसेशन भी करवा दूंगा। और वो रहने का क्या? वो खर्चा कौन करेगा? सर्किट हाउस का इंतजाम भी हो जाएगा। और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा? सरकारी बस का इंतजाम भी करवा दूंगा। फिर क्या प्रॉब्लम है? हम लोग अगले महीने जाएंगे। हाँ, ऑल डन। डन क्या? प्रपोजल। 1 महीने में काशी किधर जाएगा और जो पैसा बचेगा उसे हम तिरुपति जाएगा। और हमने जो तैयारी की हुई है उसका क्या? कुछ नहीं, हम जाएंगे और अभी जाएंगे। केशव, देसाई, चलो चले। हाँ चलिए। हाँ, चित्रा ने सारा सामान भी कर लिया है, तो चलो चलते हैं। ना जी ना, मैं कहीं नहीं जाती। मैं तो कहती हूँ जाते वक्त अड़चन आ जाए तो बदशगुनी होती है। अरे मेरे बहन के, ननन के, देवर के ससुर जी ऐसे ही यात्रा पर जा रहे थे और किसी ने उन्हें टोक दिया तो वो रुक गए। और कमाल की बात ये है कि जब वो रुक गए तो जिस ट्रेन में वो जाने वाले थे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो बच गए। मैं नहीं जाती, ये तो मेरे घर में ही हो चुका है। मैं नहीं जाती भाई। फिर तो नहीं जाना चाहिए। देखिए प्रजापति, कोई मतलब है इस तरह से अपना प्लान बदलने का? अरे कल का किसने देखा है? मैं तो जा रहा हूँ। और कौन कौन जा रहा है मेरे साथ? मैं। वो क्या है प्रजापति साहब, अब आपके जैसा अमीर नहीं है, इसलिए हम लोगों को पैसे के बारे में सोचना पड़ेगा। भोसले साहब, हम लोग डिसाइड किया है, अगले महीने हम लोग जाएंगे। जानता था थोड़े से पैसों के लिए तुम सब लोग अपने आप को गिरवी भी रख सकते हो। लानत है, अपने फैसले खुद करने का हौसला ही नहीं किसी में। भेड़ बकरियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं, जिसने जिस तरफ भागा चल पड़े। अरे जरूरत क्या थी उस पुलिसमैन की हाँ में हाँ मिलाने की? ना कह देते तो क्या कर लेता वो? बहुत बड़ा कलेजा चाहिए अपनी बात मनवाने के लिए, जिगर चाहिए, जिगर। अरे 13 बरस का था जब घर छोड़ने का फैसला किया था। शिप के होल्ड में छुपकर कलकत्ता से बर्मा पहुंच गया था मैं। जिंदगी में सबसे पहला काम पत्थर तोड़ने से शुरू किया था और आखिरी काम हीरो की तिजारत। ये छोटी मोटी रकम का लालच सिर्फ उन लोगों को होता है जिन्होंने कभी पैसा देखा नहीं। लेकिन प्रजापति ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा दौलत देखी है। आज भी डायमंड मार्केट में प्रजापति का नाम इज्जत से लिया जाता है। अरे प्रजापति साहब, आप कहीं जा रहे हैं क्या? मेरा दिमाग खराब मत करो सैफू। 4 पैसों के कंसेशन की वजह से सारा तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कंसेशन दे रहा है, भगवान से मिलने के लिए भी कंसेशन चाहिए इनको। और वो सुब्रमण्यम बिन पेंदे का लोटा जिंदगी भर क्लर्की करता रहा। 300 रुपए से शुरू हुआ था और 1300 रुपए पे रिटायर हो गया। 800 रुपए की बचत इसके लिए अली बाबा के खजाने से भी कहीं बढ़कर है। खुद तो गया नहीं और बाकियों को भी जाने से रोक दिया गधे ने। ये कमरा मेरा है और पंडित साहब ने खुद मुझे ये दिया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बाकी सारे कमरों में 2-2 लोग रह रहे हैं। तो इसे बाहर बरामदे में रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता, इसे यहीं रहना पड़ेगा। अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने अपनी सारी जायदाद इस ट्रस्ट के नाम पर लिखी हुई है। लेकिन वो तो बात की बात है। तो क्या मरने से पहले अपनी सारी जायदाद दे दूं? नहीं, ऐसी और बात... बाकी उम्र रास्ते पे भीख मांगता फिरूं? प्रजापति जी, सिर्फ 1 ही महीने की तो बात है। राहुल यहीं रहेगा। लेकिन ये कमरा मेरा है और यहाँ मेरे असूल चलेंगे। जी, जो मैं कहूंगा वही होगा। बिल्कुल। मेरा जो रूटीन है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा।
पिछले 7 साल से ये कमरा मेरे ताबे में है, इसलिए यहाँ रहने के असूल मेरे होंगे। बिल्कुल। कोई मेरी चीजों को हाथ नहीं लगाएगा। और जब तक मैं सवाल ना करूं, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। रात को 8 बजे के बाद कमरे में रोशनी नहीं होगी, खिड़कियां बंद होंगी और पंखा तेज नहीं चलेगा। जी। सोने से पहले मैं रेडियो पर हमेशा जयमाला सुनता हूँ। उसके बाद कोई म्यूजिक नहीं बजेगा। जी नहीं। और बाथरूम सुबह पहले मैं इस्तेमाल करूंगा। ओके? राहुल, सुन लिया ना तुमने? हाँ हाँ, सुन लिया। एक बात और। हाँ जी। इस कमरे में कोई भी नया रूल बनाने और तोड़ने का हक सिर्फ मुझे होगा। सुन लिया आपने? हिटलर चले गए, बटलर छोड़ गए। शट अप! You shut up. और बदतमीजी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। Okay. All the best. तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं भेजा है। मेरा बैग स्टोर रूम में रखो। What? मैंने कहा मेरा बैग उठाकर स्टोर रूम में रखो। रख दिया। तुम्हारी चाल है। बहुत खुश हो ना तुम इन पागल बुड्ढों के साथ सरतवा देख के? राहुल, इन्हें बुढ़ा मत कहो, ये तुमसे बड़े हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ। राहुल, तुम्हें यहाँ इनसे कुछ सीखने और समझने के लिए भेजा गया है। अच्छा, और ये बुढ़े मुझे क्या सिखाएंगे? देखो, तुम इस बात को समझ ही लो कि तुम्हें यहाँ पूरा 1 महीना बिताना होगा, और ये बात तुम जितनी जल्दी समझोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, या और क्या 1 महीने दीवारों से मकड़ी के जाले निकालूंगा, जमीन पे कटका मारूंगा, इनके लिए खाना पकाऊंगा, इनके कपड़े नदी के किनारे पे सुखाऊंगा, और रात को जब इन बुड्ढों को नींद ना आए तो इन्हें लोरिया में सुनाऊंगा। करेक्ट। आओ बेटा, चेस खेलें। चलिए अंकल। अरे पंखा तो चलने दो, खिड़कियां भी बंद हैं। मीडियम वेव 252.5 मीटर अर्थात 1188 किलोहर्ट्ज पर। ये ऑल इंडिया ओम नमः शिवाय। अब हमारी आज रात की सभा यहीं समाप्त है। हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 5:30 बजे। शुभ रात्रि। जय हिंद। म्यूजिक बंद। म्यूजिक बंद। म्यूजिक बंद करो।
उठो, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। उठो उठो, उठो, सुबह के 4:30 बज गए हैं। उठो, सैर करने के लिए जाना है। उठो उठो, अरे उठो ना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। उठो अभी नहीं तो फिर कभी। मॉर्निंग वॉक सुबह ही होती है। उठो, तुम जाओ। उठो, उठो, अरे उठो ना, उठो। नहीं नहीं, उठो उठो, अरे उठो, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। जग में चले पवन की चाल। इतने खुश क्यों हो रहे हो तुम? भगवान ने मुझे जिंदा रखकर एक दिन और दिखाया है, इसलिए। यही चलन है जग सेवा का, यही जीवन सुख पाल। उम्र क्या है तुम्हारी? थोड़े दिन यहाँ रहा तो तुम्हारी उम्र का लगने लगूंगा। कहाँ सुबह सुबह चला रहे हो यार? बस थक गए। अरे तुम्हारी उम्र में तो बर्मा की अखमाश की पहाड़ियों पर हीरों की खानें ढूंढ निकाली थी मैंने, जबकि ये मशहूर था कि पिछले 2000 साल से जिसने भी वहाँ जाने की जुर्रत की वो जिंदा वापस नहीं आया। बस यही बात मुझे वहाँ जाने के लिए उतावला करती थी। मैंने 6 कबायलियों को मोटी रकम का लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। ये कबायली क्या होता है? अरे बाबा, जंगली जो कीड़े मकोड़ों से लेकर आदमी तक सब खा जाते हैं। लेकिन ये जरा बेहतर किस्म के जंगली थे। हमारे 15 दिन के सफर में 4 आदमी कम हो गए। अरे भाग गए होंगे। एक को शेर उठा के ले गया, 2 दलदल में फंस गए और एक को सांप ने डस लिया। लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं था। कदम कदम पर मौत से लड़ता हुआ मैं आगे बढ़ता ही गया। 21वें दिन जब मैं जंगलों के पार निकला तो क्या देखता हूँ कि नदी के पार अखमाश के पहाड़ धूप में जगमगा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हीरो का खजाना मेरे सामने था। आपको यहाँ भेजा क्यों गया है? मुझे यहाँ भेजा नहीं गया है, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। हम जैसे लोग जो अपनी सारी जिंदगी घर परिवार और बीवी बच्चों की देखभाल में गुजार देते हैं ना, उन्हें इस उम्र में आकर आराम और सुकून की जरूरत होती है। इसीलिए हम यहाँ चले आते हैं ताकि इस शांत वातावरण में इत्मीनान की सांस ले सके। आपका मतलब है ये जो आशियाना में जितने भी लोग हैं सब अपनी मर्जी से आए हैं, इन्हें भेजा नहीं गया है? जाइए जाइए, मैं आपकी बात नहीं मानता। अरे तुम कौन होते हो मानने ना मानने वाले? हाँ? तुम्हें जो समझना है समझ लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? का पट्टा ये पढ़ा आप लोगों ने? मालाबार हिल के एक 19 साल के जवान लड़के ने अपने 84 साल के बूढ़े दादा का खून कर दिया। पूछताछ करने पे लड़के ने पुलिस को बताया कि वो और उसके परिवार वाले उस बुढ़े की दिन रात की बकबक से तंग आ गए थे। वो एकदम पागल हो गया था और उनका जीना आराम कर दिया। इसलिए उसने एक दिन उसके खाने में जहर मिला दिया। बुढ़े ने 2-4 उल्टियां कर दी और बच गया। 2 दिन बाद पोते ने दादा को बंगले के छत से नीचे टपका दिया। एक टांग और दोनों हाथ की हड्डियां टूट गई, लेकिन बुढ़ा फिर भी बच गया। मजबूर होकर लड़के ने अस्पताल जाके उस सोते हुए बुढ़े का गला दबा दिया। इस तरह से एक परिवार ने एक मुसीबत से छुटकारा पाया। ऐसा कोई कर सकता है क्या? ऐसा हुआ है। अरे ये जर्नलिस्ट लोग झूठ नहीं लिख सकते। बहुत अच्छे लोग होते हैं, हमेशा सच बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। सुनिए, मैं 4-5 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ तो। अरे विक्रम जी, पर्दों के नाप भी लेते जाओ, नए बनवाने हैं। लेकिन ये पर्दे तो ठीक हैं। बुड्ढे ही हैं हम, मुर्दे नहीं। अच्छा लगेगा अगर नए पर्दे बनवाओगे तो। ठीक है, नए वाले आ जाएंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ के मैनेजर कौन है? हाँ जी, कहिए। हेलो, मैं सिर्फ विजय माथुर। सक्सेना। ये मेरी माँ है। नमस्ते। मैं 1 महीने के लिए कनाडा जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। जी। पूरी फैमिली के साथ। माँ तो साथ चल नहीं सकती और मैं इन्हें घर में अकेला नहीं रखना चाहता। हमारे कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिनके पास मैं इन्हें छोड़ सकूं। अगर आपके पास रही तो वहाँ मुझे टेंशन नहीं होगी। अच्छा, सिर्फ 1 महीने के लिए? हाँ, सिर्फ 1 महीने के लिए। जैसे ही मैं लौटूंगा इन्हें ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, इनको कुछ फॉर्म्स वगैरह साइन करने पड़ेंगे तो मैं इन्हें साथ ले जाऊंगा। श्योर। आइए मिसेस माथुर, आइए। एक मिनट। अपनी माँ को सच बता दो। जी? मैंने दुनिया देखी है। अपनी माँ को साफ साफ बता दो कि तुम उसे वापस ले जाने के लिए कभी नहीं लौटोगे। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी माँ को यहाँ हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे। मैं उन्हें ले जाना चाहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं आना चाहती। देखो बेटा, जब तुम नहीं लौटोगे ना
तुम्हारी माँ का दिल टूट जाएगा। और जिसका दिल टूट जाता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। अपनी माँ को सच बताकर जाना। विजय, देखो बेटा, मुझे यहाँ छोड़कर जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। संभल कर जाना और सबका ख्याल रखना। अब तुम ही सबसे बड़े हो और याद रखना, हर हफ्ते मुझे तुम्हारी चिट्ठी मिलनी चाहिए या फोन करो। माँ, मैं चलता हूँ। हमारे आशियाने में आपका स्वागत है मिसेस माथुर। अनुराधा। मैं प्रजापति। आइए। आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हमने बहुत सोच समझकर आशियाने के कमरे सजाए हैं। बहुत अच्छी जगह है। सच बताओ, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी जगह होगी। मेरे कहने का मतलब, वृद्धाश्रम तो ऐसे नहीं होते। क्यों नहीं? ऐसे ही होने चाहिए। क्या बूढ़े इंसान को सूरज अपनी रोशनी कम देता है? चांदनी की ठंडक फीकी पड़ जाती है। बारिश हमें भी भिगोती है, धूप में हमें भी पसीना आता है। फिर अपने आप को उम्र के खानों में बांट देना कहाँ की अक्लमंदी है? काश सब लोग ये बात समझ पाते। आइए, दूसरा कोई समझे या ना समझे, आपको समझ लेना चाहिए। अनुराधा जी, एक ही जिंदगी मिली है आपको, जिसका 1/3 तो माता पिता के सुनने में निकल गया होगा, दूसरा गया जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में। अब जो बाकी बचा है, क्या आप अपनी मर्जी से जी रही हैं? जरा सोच कर देखिए, ऐसी सुनहरी उम्र पहले कभी आई थी क्या? पूरी आजादी, कोई जिम्मेदारियां नहीं। हम तो यहाँ ऐश से जी रहे हैं, जो मन में आया करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ, 1 महीना ऐसे बीत जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब घर वापस जाने का वक्त आ गया। मुझे पता है मेरा बेटा मुझे वापस ले जाने के लिए कभी नहीं आएगा। अब मैं यहीं रहूंगी। अनुराधा जी, आपके लिए चाय। आप थक गए होंगे। देखिए, मैं आपके लिए ब्लैंकेट लाई हूँ। बहुत ठंड होती है। ठंडा रहता है। अरे टेबल पर आप इसे अपना ही घर समझिएगा। मेरा चश्मा यहाँ चश्मा ये रहा। देखा, कह रहा था ना मैं आपसे, 4 घंटे भी नहीं हुए वो अपनी माँ को छोड़ के चला गया। ए, तुम यहाँ आराम करने के लिए नहीं आए हो। जाओ, जाकर ऑफिस में अकाउंट चेक करो। तुम्हारे जैसे बहुत लड़के सीधे किए हैं मैंने। वहां बर्मा में जब मैं सड़क पर निकलता था ना, तो सारे लड़के आवारागर्दी छोड़कर इधर उधर छुप जाते थे। तुम तो चीज ही क्या हो। अरे आप आइए 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 आइए। अरे क्या कुर्सी पर गंदे चावल रख देते हो। आइए आइए, बैठिए ना, आइए। आपको डायबिटीज तो नहीं है? हाँ, पहले थी, अब नहीं है। बेसन के लड्डू जल्दी में थोड़े ही बनाए थे। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। ये आपका पोता है? कौन ये? नहीं 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 नहीं, इसे तो सजा मिली है। 1 महीना यहाँ रहकर हमारी सेवा करेगा। एक जुर्म में पकड़ा गया था। इसे और तो कोई अपने कमरे में रखने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही रख लेता हूँ। यहाँ की सारी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है। राहुल बेटा, जाओ जाओ, जाकर अपना काम पूरा करो। ये आपकी पत्नी है? जी हाँ, और ऐसी वैसी भी नहीं थी, बर्मा की राजकुमारी थी, राजकुमारी। अरे माइंड ब्लोइंग लव स्टोरी था उनका, पता आपको? तुम्हें वो कोर्ट का जजमेंट याद है ना? रहने दीजिए। अरे इनकी लव स्टोरी में रोमांस है, ट्रेजेडी है, ड्रामा है और माइंड ब्लोइंग एक्शन भी है। तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, जाओ बेटा। हाँ, और आपकी शर्ट के बटन ऊपर नीचे लगे हुए हैं। अरे नेहा, नेहा, चलो मेरे साथ। अरे राहुल, लीजिए ना। नहीं, आप खाइए। क्या? बुढ़ा लाइन मार रहा है। राहुल, what's wrong with you? अरे मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ दिखा रहा था तुम्हें। वो क्या है ना राहुल, जब किसी को कोई अच्छा लगता है तब वो उसे खुश करने की कोशिश करता है। क्यों? प्यार।
और जब प्यार होता है तब तुम उसकी खुशी अपनी खुशी से बढ़कर चाहते हो, और वो भी तुम्हारी खुशी चाहती है। वो भी तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करती है, कहती है। अरे जाओ यार, तुम भी एकदम कमाल की हो। इतनी अच्छी चीज तुम्हें दिखाने ले आया था मैं, और एक तुम हो तो सीधा अपना बकबक शुरू कर दिया। पर तुम्हें क्या परेशानी अगर प्रजापति साहब अनुराधा आंटी को पसंद करते हैं? उन्हें कितना अच्छा लग रहा होगा। तुम कहना क्या चाहती हो कि अब वो भी पीपी से प्यार करेगी? हो सकता है, क्यों नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं भी तुम्हें खुश रखूं, तुम्हारा ख्याल रखूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगे और मुझे खुश रखने के लिए मुझे इस जगह से निकलने में मदद करोगी? कभी नहीं। पर अगर मैं वो सब कुछ कहूं जो तुम सुनना चाहती हो तो? नो। अगर मैं तुम्हारी आंखों में देखकर मुस्कुरा दूं तो? नहीं। अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने दिल पे रख दूं तो? नेवर। अगर मैं तुमसे वो मीठी मीठी बातें करूं जिससे तुम्हारा दिल धड़कना शुरू हो जाए तो? शराब राहुल। नेहा, नेहा, देखो नेहा, मत जाओ, मेरी बात तो सुनो प्लीज। बहुत बोर हो गया मैं यहाँ। बोल दो ना जज साहब को मुझे छोड़ दे। देखो मैं एकदम बदल चुका हूँ, सुधर गया हूँ, टोटली रिफॉर्म। आज जल्दी उठा, प्रजापति अंकल को घुमाने भी ले गया। नेहा, LIC पॉलिसी और पेंशन की रसीद लेकर ऑफिस चले जाना और वहाँ पर दोबारा अर्जी देना। अगर अर्जी नहीं दी तो पेंशन बढ़ेगी नहीं मेरी। और आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इस महीने के आखिर तक ही अर्जी लेंगे। हो गया? बस थोड़ा सा ही। अरे जगह खत्म हो गई है। अरे एक ही लाइन। बहुत दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं आई। ये कोई लिखने की बात है? कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं तो खत क्यों आएगा? अरे भाई, तकलीफें बताने के लिए खत नहीं लिखे जाते, खुशियां बांटने के लिए भी तो खत लिखे जाते हैं। तुम्हारा पिता। हो गया, लीजिए। अब जाकर इसे पोस्ट भी कर दो। मैं नहीं जाने वाला उतनी दूर। अरे प्रजापति, लेटर पोस्ट करने कौन जा रहा है? राहुल को भेज दो। मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, पेपर लेकर आओ, हम कोर्ट में तुम्हारी कंप्लेंट लिखकर भेज देते हैं। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, दिस इज ब्लैकमेल। हाँ है तो? देखिए, मुझे यहाँ भेजा गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके सारे काम करूँ। वहाँ 400 मील दूर कौन जाएगा लेटर पोस्ट करने के लिए? तुम। नेहा, चलो मेरे साथ। पागल हो गए हो तुम? देखो, मेरे बारे में जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला तुम्हें। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। यू कैन डॉक्यूमेंट माई रेफॉर्मेशन। हाँ तो आंटी, आप क्या कह रही थी? मैंने क्या कहा? पात्र वाला, योर लेटर। केशव, योर लेटर। शांता जी, सर, योर लेटर। गुजराल जी, आपका लेटर। ये देसाई साहब, आपका लेटर। वाडिया जी, आपका लेटर। गुप्ता जी, that's yours। वीर साहब, योर लेटर। डिंग डोंग, बदरुद्दीन जी, आपका खत आया है। सैफू, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? ये देखो, ये शर्मा जी की पेंशन की अर्जी, ये देसाई साहब का खत, ये LIC पॉलिसी, ये गुजराल साहब का अपने वकील को लिखा हुआ लेटर, सब खराब हो गए सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमने आज तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर से चला गया है। तुम्हें कल शाम तक सारे लॉन की घास काटनी होगी, अकेले। कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, समझे? प्रजापति साहब, इसे सजा क्यों दी गई है? ओए पुत्र, इसमें क्या खराबी है? काम का काम, वर्जिश की वर्जिश। तेरी उम्र में मैं अखरोट हथेली पर रखकर एक फटके से तोड़ देता था। आय हाय, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी माँ ने मुझे सरोता दिया था अखरोट काट काट के तुम्हें खिलाने के लिए। रहने दे, तुझे कुछ याद नहीं। मुझे सब याद है। दो ही चीज तो तुम्हारी माँ ने मुझे दी थी, एक तुम और एक तुम्हारा सरोता। फिर तेरी बकवास शुरू हो गई। देखो बेटा, तुमने गलती की है, अब सबसे पहले जाकर माफी मांगो। वो क्या है राहुल, मैं जरूर तुम्हारी मदद कर, लेकिन मेरी बहन है ना, अगर उसे पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेगी। केशव, अरे केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ठंड लग जाएगी, अंदर जाओ। राहुल,
तुमने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया? नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। देखो, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आपकी भी कोई इज्जत है कि नहीं? मेरी इज्जत को क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करते हैं आप लोगों को, और आप लोग चुपचाप से लेते हो। अरे तुम किसके बारे में बात करता है? वही जिसकी हुकूमत चलती है आप सब लोगों के ऊपर। अरे हर बात पे उसी का फैसला। अरे बाकी सबको छोड़िए, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। He is a sensible man. सेंसिबल? सेंसिबल नहीं, इन्फ्लुएंशियल बोलिए, इन्फ्लुएंशियल। अरे उसके पास नाम है, पैसा है, उसके ऊपर उसकी सेहत भी अच्छी है, तो आप सब डर जाते हो उससे? कौन बोला तुमको? अरे नहीं तो क्या, एक बात बोलो, फैसला सुनाने के वक्त उसने किसी से कुछ पूछा? नहीं। अरे बाकी सबको छोड़ो, उसने आपसे कुछ पूछा? आप तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। खैर छोड़ो, उनका भी क्या दोष है। जो भी वो जोर जोर से बोले, आप लोग डर के सुन लेते हो। लेकिन सुब्बू, वो अकेले तय कैसे कर सकता है? क्या आपका मुझ पर कोई हक नहीं है? अरे आपके कमरे में नहीं रहता हूं तो क्या हुआ? एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब से ये अनुराधा आंटी आई है ना, वो तुम लोगों को नीचा दिखाने का मौका छोड़ता नहीं है, हमेशा ऐसे करता है। क्यों? क्या वही सिर्फ वर्मा गया है? वही सबसे होशियार है, सबसे बहादुर, सबसे हैंडसम? नहीं, आप लोग कैसे सुन ले तुम्हें जाता नहीं। अरे मैं तो नहीं सुनता। मैं होता ना तो मैं सीधे उसके सामने जाता, उसके आंख में देखकर बोलता, मैंने राहुल की सजा माफ कर दी है। मिस्टर प्रजापति, मैंने राहुल का पनिशमेंट माफ किया। हाँ? माफ कर दिया? आज के बाद सबका ओपिनियन लेके इधर काम चलेगा। राहुल का पनिशमेंट सबका मर्जी से डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए माफ कर दिया। कौन बोलता है ऐसा? कोई माफ नहीं होगा। एक बार मैंने तय कर लिया तो कोई फैसला बदलता नहीं। You should have guts. तुम कौन है डिसाइड करने वाला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या? तुम क्या बोलता है वही होएगा, और हम लोग ऑपोजिशन में बैठकर चिल्लाएगा। जिसके हाथ से कुछ काम नहीं होता वो और क्या करेगा? मुझे मर्यादा भेज रहा। तुम्हारा बॉडी और आवाज देके मैं डरने वाला नहीं है। 7 साल से ये देख रहा हूँ मैं, हर चीज में इसका मर्जी। क्या कमरा इसका पसंद का, खाना इसका पसंद का है, ना किसी का सुनता है ना किसी का मानता है। ओए गाली सुन खोते दिया पुत्रा, लोग उसी का फैसला मानते हैं जिसकी इज्जत होती है। तुम्हारा क्या इज्जत है? मैं वैसा किया, ऐसा किया, जंगल काटा है, पहाड़ी तोड़ा, ऐसा कहानी बोलने से आदमी का इज्जत होता है क्या? कहानी नहीं, हकीकत है। तुम्हारी तरह डर डर के जिंदगी नहीं बिताई मैंने, काम किया है। तुम्हारी तरह फाइलें नहीं टपकाई, हीरो के साथ खेला हूँ। और ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, किसी ने रिटायर नहीं किया मुझे। जब वापस आया तो आधा बर्मा रो रहा था। इसको बोलते हैं इज्जत। मेरा इज्जत के बारे में बात करता है? मेरे घर में आके देखा तुम, पाँव धोकर पानी पीता है। I am a respected man. तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में जहाँ तुम्हें भगवान समझते हैं, जाओ। कृष्णा, अपा बेसरन, जल्दी गाड़ी लेके आओ, मुझे इधर से लेके जाओ। आएंगे हैप्पी एल। हाँ, I'll be ready. बेगम बेगम। खाना लग चुका है, आइए। मुझे रोटी खिलाने वाला जिंदा है, इतना बदनसीब नहीं कि यही बड़ा रहना पड़े। चाहिए अगर आप खाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग मी। मेरा सर पर मत बैठो, प्लीज गो। अरे शुरू करो ना। वो जाएगा अपने घर, सांभर राइस खाएगा,
तुम क्यों अपना खाना छोड़ते हो? जाने दो, बड़ा आया घर परिवार वाला, जाने दो उसे उनके पास। अच्छा हुआ एक आदमी कम। इस जगह से तुम्हारे घर का फासला 4 घंटे का है और पिछले 10 घंटे से तुम यहाँ बैठे हो। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारा बेटा आएगा और तुम्हें लेके जाएगा यहाँ से? रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे जो पिछले 7 सालों में 7 मिनट के लिए यहाँ नहीं आया वो अब क्या आएगा? तुम छोड़ कर आए थे उसे क्योंकि उसकी और बहू की लापरवाही सही नहीं जाती थी तुमसे। एक छोटे से कमरे में डर के मारे चुपचाप पड़े रह रहकर दम घुटने लगा था तुम्हारा, इसलिए इज्जत की जिंदगी जीने के लिए तुम यहाँ चले आए। अब यहाँ से छोड़कर कहाँ जाओगे? कब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि अब यही हमारा घर है? इस तरह सामान लपेट कर चले आने से तो अच्छा होता कि तुम मेरा गरेबा पकड़ कर कहते कि मैं यहाँ से क्यों जाऊं। अगर तुम्हें कुछ तकलीफ है तो तुम यहाँ से चले जाओ ना प्रजापति। उस कल के आए हुए छोकरे की बेहुदा हरकतों से टूटने वाला रिश्ता नहीं है हमारा। अरे 7 साल बिताए हैं हमने एक साथ, इतनी आसानी से जाने नहीं देगा ये प्रजापति तुम्हें। Stop it! तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? ये कोई तरीका है? This is not the time or the place. तुम लोग जाओ यहाँ से। But Rahul... Just leave! पीपी, पता है तुम्हारी वाइफ की और अनु आंटी की शक्ल एकदम मिलती है। अरे ओ सुब्रमण्यम, ये देख तेरे काम की खबर है। मद्रास मेरा में काम का न्यूज़ मैं खुद पढ़ूंगा प्रजापति।
तुम तुम्हारा काम के न्यूज़ पढ़ो। Good morning, everyone. Hello. हेलो राहुल। Dad. कैसे हो बेटा? कैसे हो Dad? Thanks. Many happy returns of the day. Thanks, Dad. और सुनो मैं हेलो राहुल, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। Thanks, Mom. हम लोग तुम्हारे जन्मदिन के लिए वहाँ आ रहे हैं। नहीं, ये लोग यहाँ कोई बर्थडे नहीं मनाते। बेटे तुम उसकी फिक्र मत करो, हम उन्हें मना लेंगे। नहीं, आप लोग प्लीज यहाँ मत आइए। बाय। क्या हुआ सबको? क्या हुआ? ऐसे चली क्यों गए? सीधी बात है, नाराज है तुमसे। तो अब माफी मांग लो, शायद मान जाएंगे। माफी और मैं नो चांस। I'm deeply and sincerely ओके, ठीक है। जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया उसके लिए मैं चाहता हूँ। I'm sorry. इतनी मेहनत तो मैंने किंग कॉन्ग को पिछाड़ने में भी नहीं की थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सॉरी किस बात के लिए कह रहा था? प्रजापति साहब, हम पार्टी करते हैं, है ना दीदी? नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं उस बेवकूफ के लिए। अब छोड़िए ना, आज जन्मदिन है उसका। पार्टी तो देना चाहिए। देखो, उस लड़के के लिए जो भी करना है तुम लोग अपनी तरफ से करो। मैं अपनी जेब से एक कौड़ी भी नहीं देने वाला। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। आप पार्टी में तो आएंगे ना? क्या हो गया तुम लोगों को? उस निकम्मे के लिए क्यों पार्टी करनी? कल जब वो घर जाएगा तो रोएंगे भी क्या आप लोग? बस कोई पार्टी वार्टी नहीं। ऐसे कैसे? वो यहाँ अकेला है, उसको जन्मदिन की पार्टी देना हमारा फर्ज बनता है। अरे ऐसी पार्टी देंगे वो जिंदगी भर याद रखेगा हमें। और आप अगर उसे पार्टी देंगे तो उसको भी समझ आ जाएगा कि माफी मांगने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। कर लो जो करना है वो, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं सिर्फ खाना खाने आऊंगा। कहाँ? कितना अच्छा लगता है जब ऐसा मौका आता है। टेबल पर हर चेहरे पे मुस्कुराहट, हर कोई खुश। लेकिन खुशियों को बुलाने के लिए बहानों की सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं, क्योंकि वो खुद से कभी नहीं आती। प्रजापति साहब, आपका खत। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? गुजराल साहब, क्या हुआ? किसका खत है? प्रजापति, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आशियाना ट्रस्ट आशियाना में रहने वाले निवासियों को यह सूचना देता है कि यह आश्रम बंद हो रहा है। नोटिस मिलने की तारीख से 7 दिनों के अंदर वहां रहने वाले अपने लिए कोई और ठिकाना तलाश कर लें। 7 दिनों के बाद यह आश्रम यहां रहने वालों की किसी भी जिम्मेदारी से मुक्त है। विक्रम सक्सेना, आशियाना ट्रस्ट। ऐसे कैसे हो सकता है? आप क्या करेंगे? हम सब एकदम रेडी है ना? केक, कैंडल्स एंड म्यूजिक। अरे वो आ रहा है, सब रेडी रखो, एकदम रेडी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हो गया? खुश? अब मैं जा सकता हूं? आज तक मैं समझती थी कि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान कहीं ना कहीं सांस ले रहा होगा, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया राहुल। तुम तो एक खुदगर्ज इंसान हो जिसमें प्यार, जज्बात, एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जानते हो किन हालात में इन्होंने तुम्हें ये पार्टी दी है? ये हंसते रहे तुम्हें खुश रखने के लिए, ये गाते रहे तुम्हारा दिल बहलाने के लिए, और अब इन्हें ये नोटिस मिला है 7 दिन के अंदर इन्हें इस जगह से निकल जाना है, हमेशा के लिए। क्या? अगले 7 दिन में? हाँ। ये
जगह बंद हो जाएगी। हाँ राहुल, ये लोग चले जाएंगे। हाँ, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। आशियाना के निवासियों को जगह खाली करने का नोटिस मिला है। अगले 7 दिनों में आशियाना बंद हो जाएगा। इस हालात को देखते हुए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप राहुल की सजा को माफ कर दीजिए और उसे घर आने की इजाजत दें। जगह नहीं रहेगी तो सजा माफ कर दी जाएगी। अरे उसके बाकी के 15 दिनों की सजा के लिए किसी और जगह भेजा जा सकता है। सर, मेरे बेटे ने कोई संगीन जुर्म नहीं किया है। एक गलती की थी जिसका एहसास दिलाना जरूरी था और वो रियलाइज कर रहा है। पर ये सजा मैंने राहुल को एक अच्छा नागरिक बनाने के मकसद से दी थी। बीच में उसकी सजा माफ कर दी जाए तो सबकी ये किराए पर पानी फिर जाएगा। मैं नहीं सजा माफ कर सकता उसकी। आई एम सॉरी। वो बदल गया है योर ऑनर। उसे अच्छे बुरे की समझ आ गई है। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। और फिर देखा जाए तो आपकी सजा का मकसद भी पूरा हो चुका है। आप ही बताइए योर ऑनर, गुनहगारों की भी सजा माफ कर दी जाती है उनके अच्छे बर्ताव के लिए, तो फिर राहुल की क्यों नहीं? ठीक है। देखिए, राहुल अगर आशियाना के बुजुर्गों से ये लेटर ला सकता है जिसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि वहां आकर राहुल काफी बदल गया है, वो एक अच्छा इंसान बन गया है और उसकी बची कुछ सजा माफ की जा सकती है, तो फिर मैं शायद उसकी सजा माफ कर दूं। शायद। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे पूरा यकीन है वो लोग राहुल को ऐसा लेटर जरूर दे देंगे। ओके बाय। यस यस। 4 साल पहले आश्रम की मरम्मत और नए विंग बनाने के लिए हमने बैंक से 7 लाख रुपए का लोन लिया था। आज पेनल्टीज और सूद मिलाकर वो रकम 13 लाख बन चुकी है। लाख कोशिशों के बावजूद मैं ये रकम चुका नहीं पाया, क्योंकि सारे पैसे जो हैं वो इस जगह को चलाने में ही खर्च हो गए। और अब उस रकम के बदले में बैंक इस जगह पर अपना कब्जा कर रही है। 7 दिनों के बाद ये जगह बैंक की हो जाएगी। फिर बैंक जो फैसला करेगी हमें उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन पंडित जी ट्रस्ट फॉर्म करके गया था, सारा पैसा ये जगह के लिए रखा था। जी देखिए सुबह अंकल, 20 साल पहले 50,000 रुपए 50 लाख से ज्यादा लगते थे। और फिर पंडित जी कोई खास रकम छोड़ के नहीं गए। कुछ म्यूचुअल फंड्स, कुछ शेयर्स थे। आज उनकी कोई वैल्यू नहीं और इतनी बड़ी जगह चलाने के लिए ढेर सारे रुपयों की जरूरत पड़ती है। वो कहाँ से आएंगे? लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, मैं वादा करता हूँ मैं आशियाना को दोबारा शुरू करूंगा। लेकिन कितना वक्त लगेगा? शांता मौसी, 12-15 साल तो लगी जाएंगे। फिर तो वो जगह हमारी कब्रों के लिए रखना। प्रजापति जी, काश मैं कुछ कर सकता। नमस्ते। हेलो, शांति निकेतन आश्रम। देखिए, आपके यहाँ हम 20 लोगों को जगह मिल सकती है क्या? जी, मैं आशियाना वृद्धाश्रम से प्रजापति बोल रहा हूँ। लेकिन बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? जरा कोशिश करके देखिए ना, हम कम जगह में भी गुजारा कर लेंगे। जी हेलो बेटा अजीत, मैं बाबा बोल रहा हूँ। बाबा, अरे भाई अचानक ये आश्रम बंद हो रहा है, इसलिए 2-4 रोज में मैं घर वापस आ रहा हूँ। हाँ, हमेशा के लिए बंद हो रहा है। हाँ, अब क्या करें, मुश्किल तो है। लेकिन तुम परेशान मत होना, कोई तकलीफ नहीं होगी, हमेशा की तरह रहेंगे हम। देखो बेटा, बहू को समझाना, उसे कहना कि मैं चुपचाप अपने ही कमरे में पड़ा रहूंगा। लेकिन क्या अजीत? अजीत, उन सब बातों का क्या हुआ प्रजापति? इतनी सारी बातें की हमने, अपनी मर्जी के मालिक, जिंदगी का सुनहरा दौर, आजादी, कहाँ गया वो सब देखते देखते? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इस उम्र में भी हमें सर छुपाने के लिए जगह नहीं। क्या ये है सुनहरे दौर? सब झूठी बातें। हम चाहे कुछ भी कहें, सच तो बस यही है कि किसी को हमारी जरूरत नहीं है। दीदी, मैं कहता हूँ अगर सिर्फ पैसों की बात है
क्यों ना हम सब मिलकर विक्रम को पैसे दे दे? मतलब हम सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा निकाले तो हो जाएगा। अरे फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ तुमने करेक्ट बात किया। देखो मेरा फंड में 50,000 है, वो मैं दे दूंगा। आफ्टर ऑल मेरा पैसा मेरा घर बचाने के वास्ते काम नहीं आएगा तो क्या फायदा। एकदम सही। मेरे पास कोई 2.5 लाख होंगे। हाँ, और मेरे पास कुछ गहने होंगे और हम दोनों के मिला के 1.5 लाख। मेरे बाद में पासबुक देख के बताऊंगा, लेकिन सारे। और मेरी तरफ से 50,000। मेरी तरफ से 15,000। मेरी तरफ से 40,000 और मेरे 60,000। विजय के पापा ने मेरे लिए 50,000 रुपए रखे थे, वो मैं दे दूंगी। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अगर हमें कुछ हो गया तो कौन दवादारू करेगा हमारी? वो शख्स है ना। और क्या गारंटी है कि पैसे देने के बाद भी मसला टल जाएगा? कल कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिर किसके सामने हाथ फैलाने जाएंगे हम? हमारी कोई अपनी कमाई तो है नहीं। जो जमा पूंजी है उसे इस तरह मैं अपने जीते जी तो दान नहीं करूंगा। बाकी आप लोग अपनी मर्जी के मालिक हो, जो जी में आए कीजिए। इन लोगों को कभी अकल नहीं आएगी। मजाक है 13 लाख रुपए की रकम इकट्ठा करना। रेंग तो सकते नहीं और चले हैं छलांग मारने। मैं तो इस बेवकूफी में कभी हिस्सेदार नहीं बनूंगा। बाकी जिसके पैसे हैं वो जाने, दान करें या आग लगा दें, मुझे उससे क्या करना है? I need your signature. यही चाहते थे ना तुम, इस जेल से छुटकारा? लो, मिल गई आजादी तुम्हें। अब जाके बाप की दौलत उड़ाओ और दोस्तों के साथ ऐश करो। तुम्हारे लिए तो जिंदगी इसी का नाम है। हाँ, है बाप की दौलत उड़ाऊंगा। दोस्त हैं, उनके साथ भी मजे करूंगा। आपकी तरह नहीं हूं मैं। हर चीज अपने दोस्तों के साथ बांटी है मैंने। आज तक किसी को जेब से एक पैसा निकालने नहीं दिया मैंने। बात करते हैं आप। बर्मा के जंगल, अकमाश की पहाड़ियां, हीरो के खाने। अरे अगर इतनी रईस हो तो जाके मदद करो उनकी। लेकिन करोगे कहां से? जेब में कुछ होना चाहिए ना। जाइए जाइए, मैं तो पहले दिन ही आपकी असलियत जान गया था। मैं जानता हूं आपके पास कुछ नहीं है। हाँ, सच कह रहे हो तुम। नहीं है पैसे मेरे पास। झूठ बोलता आया हूं जिंदा रहने के लिए। 13 बरस का था मैं जब बाप का देहांत हो गया। माँ और 5 भाई बहनों का बोझ मेरे कंधों पर आ गया। जिस उम्र में हाथों में खिलौने होते हैं, मैंने हथौड़े थाम लिए। भाई बहनों के लिए ही जीने लगा। उनके खुशहाल चेहरे देखकर मुझे लगता था कि मैं बड़े भाई का नहीं बल्कि बाप का फर्ज अदा कर रहा हूं। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे मुस्कुराते चेहरे बदलने लगे। कर्ज उठाकर अमीर घरानों में ब्याही बहनों के लिए मैं एक गरीब भाई था और साहब बने हुए भाइयों के लिए शर्मिंदगी। एक दिन शाम को जब मैं घर जल्दी लौट आया तो अपने भाई बहनों के मुंह से अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। छुपकर मैंने उनकी सारी बातें सुनी। मुझसे छुटकारा पाने के तरीके खोजे जा रहे थे और एक वक्त था कि जब मेरे घर लौटने की राह देखी जाती थी। सुनने के लिए और रह ही क्या गया था। सोचा कहीं जाकर खुदकुशी कर लूं, लेकिन बाद में लगा क्यों मरूं मैं। अब तो मैं आजाद हूं, जी सकता हूं वो जिंदगी जो हमेशा जीने की ख्वाहिश रखी थी। लेकिन कैसे? उम्र गुजर चुकी थी, शरीर बूढ़ा और कमजोर हो गया था। कहानियों के सिवा मेरे पास कुछ था ही नहीं। उन्हीं का सहारा लेकर मैं यहां चला आया। और जब पहले दिन सैफुद्दीन ने मुझसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो बगैर कुछ सोचे हुए मैंने कह दिया बर्मा से। उसके बाद तो सब कुछ आसान हो गया। अब तो सब कुछ पता लग गया ना तुम्हें, तो जाओ जाकर कह दो सबसे कि मैं कितना झूठा आदमी हूं।
देखो नेहा, मेरे यहाँ रुकने से अगर कोई फर्क पड़ता तो मैं जरूर रुकता, लेकिन मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। क्या करोगी तुम यहाँ रहकर? Come on, let's go. Bye, Rahul. Look after yourself. सैफू, केशव, गुजराल जी, राहुल, सक्सेना जी, कहाँ हैं सब लोग? कुछ 10 मिनट हो गए निकल गए। निकल गए? लेकिन कहाँ? पता नहीं। जरूरत नहीं है, हम लोग आशियाना बचा सकते हैं। देखिए पापा ने 1.5 लाख का चेक दिया है, चलिए वापस जाके सक्सेना को दे देते। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन, कम ऑन। हम जब भी कहीं जाने की कोशिश करते हैं, तुम हमेशा हमें रोक देते हो। अगर आप लोग ये पैसे कुछ दिन पहले लाए होते तो शायद मैं कुछ कर सकता था, लेकिन अब ये जगह बिक गई है। बिक गई? लेकिन तुम तो कहते थे कि बैंक के पास गिरवी रखी है, फिर बिक कैसे गई? कर्जा उतारने के लिए बेचनी पड़ी। विक्रम, सच सच बताओ, मामला क्या है? मामला ये है कि आप लोग यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि मैंने ये जगह अरोरा बिल्डर्स को बेच दी है और कल से वो लोग अपना रिसोर्ट का काम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। विक्रम, तुम्हें हक किसने दिया ये जगह बेचने का? पंडित जी अपनी सारी प्रॉपर्टी आशियाना ट्रस्ट के लिए छोड़ गए थे, तुमने इसे बेचा कैसे? पंडित का सॉलिसिटर मैं था, उनकी विल का एग्जीक्यूटर मैं हूं। इस जगह का हर फैसला करने का पूरा अधिकार है मुझे। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। दिखाओ कहां लिखा है, कहां लिखा है? मेरी मृत्यु के बाद विक्रम सक्सेना मेरा सॉलिसिटर मेरी सारी प्रॉपर्टी का वारिस है। मेरी सारी जायदाद का विनियोग वो अपनी मर्जी से कर सकता? ये तो झूठी वसीयत है। असली वसीयत में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। पंडित साहब ने तो अपना सब कुछ आशियाना ट्रस्ट के नाम लिख दिया था। कमाल, कल की बात आपको याद नहीं और बरसों पुरानी विल आपको याद है? हाँ? तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन पंडित साहब की वसीयत की एक और कॉपी थी जो उन्होंने मुझे दी थी और कहा था इसे संभाल कर रखना। हाँ? अच्छा, दिखाइए दिखाइए। एक मिनट, ये रही। थी, इसमें थी। अच्छी कोशिश थी। Now get out. Get out! अब समझ में आया कि वो हमें काशी क्यों भेज रहा था। हम लोग जब तक वहाँ से वापस आते ये सब तोड़ फोड़ के रख देता। उसने सोचा होगा बुड्ढे हैं सब, चले जाएंगे चुपचाप। उसको क्या पता किससे पाला पड़ा है उसका। अब लोग पुलिस में कंप्लेंट करके उसको लॉकअप में डालेगा। मोर्चा लेकर जाएंगे घर पर, फिर पता चलेगा। हाँ, अपनी नेहा के अखबार में रोज खबर छपवाएंगे, पूरे देश को हिला के रख देंगे।
अखबार से कुछ नहीं होगा। उसको तो ऐसा हल्ला मचाएंगे कि अरोड़ा क्या सरकार भी हिल जाएगी। ये तो शुरुआत है। अरे प्रेस को बुलाएंगे, टीवी वालों को बुलाएंगे, वर्ल्ड कवरेज करेंगे और अरोड़ा के मुंह पे ना असली विल मारेंगे। और देखना मुंह छुपाता फिरेगा हथकड़ी पहनकर। क्यों जी? हम तो वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। मैं कहूँगा अपने पोते से, देख तेरा दादा शाहरुख खान से भी बड़ा हीरो है। कब बोलोगे? हाँ? पोते को यहाँ बुला के लाओगे क्या? अरे पिछले 4 साल में आपके घर से आपके लिए किसी ने पूछा भी है? केशव, सॉरी। राहुल, तुम वापस क्यों आए? झूठ बोल रहा मगर ये सच है। मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। पंडित साहब की असली वसीयत के मुताबिक आशियाना वृद्ध आश्रम आशियाना ट्रस्ट की जागीर है। सक्सेना ने असली वसीयतनामा तो कहीं गायब कर दिया है और नकली कागजात बनाकर वो जगह आपको बेच दी है। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप वो जगह तोड़ नहीं सकते। देखो मिस्टर, अगर ऐसा था तो आपको पुलिस स्टेशन जाना था, ये अदालत के दरवाजे खटखटाने थे। अब मेरे कान खा के आपको क्या मिलेगा? अब मैं क्या तुम लोगों से सीखूंगा कि मुझे कौन सी जगह खरीदनी चाहिए, कौन सी बिल्डिंग खड़ी करनी चाहिए? है? उस आश्रम को तोड़कर आप इतने सारे लोगों को बेआसरा क्यों कर रहे हैं? मिस्टर अरोड़ा, होटल बनाने के लिए आपको और बहुत सी जगह मिल जाएगी। देखो मैडम, सजेशन लेने की मेरी आदत नहीं है। उस प्रॉपर्टी को तो मैं तोड़ूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? कौन? मैं। ये रहा कोर्ट का स्टे ऑर्डर। अब 7 दिनों तक उसे तोड़ना तो क्या, आप आशियाना के आसपास भी नहीं जा सकते। कौन है ये? एडवोकेट नंदिनी खन्ना। प्रैक्टिस इसलिए छोड़ रखी थी क्योंकि लड़ने लायक कोई मुकदमा ही नहीं मिला था। अब मिल गया है। हमने कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया है कि सक्सेना की पेश की हुई वसीयत झूठी थी। अब झूठ और सच का फैसला होने में 7 दिन भी लग सकते हैं या 60 साल भी। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए। क्या है सक्सेना? तुमने तो कहा था ये प्रॉपर्टी साफ है, फिर ये वकील, ये स्टे ऑर्डर कहाँ से आया? आप क्यों फिक्र करते हो अरोरा साहब? ये लोग विल की बात कर रहे हैं ना। असली विल तो मैंने अपने हाथों से जला दी थी और पंडित के दस्तखत किए हुए कागजात पर मैंने ये नई विल बनाई है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे झूठ साबित नहीं कर सकती। लेकिन इस स्टे ऑर्डर का क्या होगा? स्टे ऑर्डर है, फैसला तो नहीं। 7 दिन के बाद उनको असली विल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कोर्ट में, जो उनके पास है नहीं। तो केस अपने आप डिसमिस हो जाएगा। चिंता उनको करने की जरूरत है, हमें नहीं। थैंक यू मिसेस खन्ना, थैंक यू वेरी मच। अभी कोई फैसला नहीं हुआ। कोर्ट ने हमें सिर्फ 7 दिन दिए हैं असली वसीयत ढूंढने के लिए। अगर वो हमें नहीं मिली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मिल जाएगी। हमारे भुलक्कड़ ने कहीं इधर उधर रख दी होगी। अब हम वापस आ गए हैं ना, उसे जरूर याद आ जाएगा। फिर सीधे कोर्ट में। अच्छा नमस्ते जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर कमिंग माँ। 1 मिनट। बेटी, तुम वकील हो ना? जी। तो फिर एक बात बताओ, क्या अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं जो बूढ़े माँ बाप को अपने घर से निकालने से रोक सके? जी, अभी तक तो नहीं है। पर होना चाहिए, होना चाहिए।
बात बताऊं? तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। पर आंटी इसमें तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें भी पुराने बिजली के बिल हैं। बस ये तार। ये भी देखो। अच्छा तो देख लूँ। याद आ जाए। तुम भी अपने दिमाग में जरा। अरे वो पुराने स्टैम्प पेपर्स की फाइल कहाँ है? जरा ढूंढो तो। ऊपर नहीं चढ़ना, गिर जाओगे। तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या? That you like me. क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों तुमसे प्यार करूं? मैंने प्यार नहीं कहा। I said like. और जब तुमने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करता हूँ, इन सब की मदद करने के लिए वापस भी आ गया। I mean, I'm a nice guy. और उसके ऊपर मेरी शक्ल भी बुरी नहीं है। Really? पहले जाकर ना आईने में अपनी शक्ल देख लो। जो लड़की तुमसे प्यार करेगी ना, उसका तो दिमाग चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली ना, तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं? तुमसे? ओके। हाँ, क्योंकि ये बात तुम्हारे दिल में पहले आई, और इसलिए आई क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। नेहा, वो नीली फाइल देना तो। हाँ? वो क्या है ना, मेरे पापा के दादाजी ने 1910 में ये पेपर शुरू किया था। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। जानते हो, मेरे पापा ऑक्सफोर्ड में पढ़े। अगले साल मैं भी जाकर वहाँ पढ़ने वाली हूँ। अब तो हमारा खुद का प्रेस है, तो जाहिर है मुझे ही संभालना पड़ेगा। सुनो, ये यहाँ से ये सड़क आएगी और ये अपना रिजॉर्ट होगा। ये इसका फ्रंट व्यू और ये बैक व्यू, और ये सब जो झाड़ वगैरह हैं सब बढ़ जाएंगे, और उसकी जगह ये लैंडस्केप्ड गार्डन आएगा। अरे भूत बंगला, बस मुहूर्त का इंतजार है, उसके बाद तोड़ देंगे। कैसा रहा? एक मिनट। मुझे ये झोपड़े थोड़े छोटे लग रहे हैं। अरे इन्हें जरा बड़ा करना चाहिए। क्यों सुबू? 100% करेक्ट। ये और ये लंबी चौड़ तो एकदम बकवास है। अरे सुबू भाई, ये चाल नहीं, 5 स्टार होटल के कमरे हैं। हटो देखने दो। तुम्हें पसंद नहीं आ रहे? नहीं। फेंक दिया। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? और वो 5 स्टार होटल में हेल्थ क्लब जो होता है वो कहाँ? ठीक ही होगा। देखो। अरे क्या मजाक है? अरे ये करता ही नहीं है। अरे मत छोड़ो इसको। डोंट। अरे ये पानी की बावड़ी यहाँ क्या कर रही है? बावड़ी नहीं है दीदी, ये स्विमिंग पूल है। इसमें लोग तैरने के लिए आते हैं। अरे बाबा, यहाँ साल के 12 महीने ठंड रहती है। इसमें कौन नहाएगा? बेकार में जगह लेगा। चलो हटाओ इसे। क्या कर रही हैं आप? अरे सोटूरा, मुंह इस तरफ क्यों है? वास्तु शास्त्र के हिसाब से इसका मुंह पश्चिम की ओर होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये छपरा क्या है? तबेला है क्या? तबेला नहीं, ये तो अरे गड्डिया है। ये तो गराज है, गराज। ये गलत जगह बना है। अगर होटल का मुंह उस तरफ है तो ये भी उसी तरफ होना चाहिए। सही है। याद रखिए, गलत था लेकिन याद है मुझे। याद रखिए। या ओहो, जरा संभाल के। मिल गया। हाँ, मिल गया। चश्मा मिल गया। पंडित जी ने ये जगह उनके नाम की ही नहीं, तो फिर वो इतने सालों से यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? हाँ बताओ। 1 मिनट। हाँ बोलो। बेटा, कुछ भी करो, वो विल मिलना बहुत जरूरी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, बहुत गलत कर रहे हैं आप। मैं आपके खिलाफ पेपर में लिखूंगा।
मुश्किल में आ जाएंगे आपको जो लिखना है लिख लो आप। दी, ये देखो। We are all ashamed of you, सैफुद्दीन। तुम बहुत गैर जिम्मेदार आदमी हो। पंडित जी ने तुम्हें बिल दिया था, याद है ना? हम और कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। अगर कल सुबह तक हमें वसीयत नहीं मिलती तो हम ये केस हार जाएंगे और इस जगह पर सक्सेना कब्जा कर लेगा। I'm sorry। डैड, क्या और कोई रास्ता नहीं है? अरोरा साहब, मैं यहाँ सिर्फ आपके फायदे की बात करने आया हूँ। आशियाना आपने जितने में भी खरीदा हो उस पर 20, 25 यहाँ आप जितना कहें उतने लाख में ऊपर से भी देने को तैयार हूँ। बस आप वो जगह छोड़ दीजिए। मिस्टर खन्ना, आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो उस जगह को तोड़ने का इंतजार कर रहा हूँ। बस कल सुबह अदालत के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यकीन मानिए ऐसी तैयारी के साथ आऊंगा कि जो देखेगा यही सोचेगा कि अरोड़ा आशियाना तोड़ने आया है या पूरे शहर को कुचलने आया है। भोसले साहब, अगर कल कोर्ट में वसीयत पेश नहीं की तो हम लोग मुकदमा हार जाएंगे। गलत तरीके से जीतने से तो अच्छा है कि हार जाएं। भोसले साहब, हमें ये वसीयत दे दीजिए। हम पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। नकली वसीयत बनाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार न करके वैसे ही मैं आप पर एहसान कर रहा हूँ। आप लोग जाइए यहाँ से। सैफू,
तुम फिर से दोबारा अपने मन में सोचो, वसीयत हाथ में आने के बाद क्या किया था तुमने? आपने ये वसीयत किसी को रखने के लिए तो नहीं दी थी? मैं ऐसी बेवकूफी क्यों करूंगा? किसको देता इतने इंपॉर्टेंट कागज? मिल चुकी है अब ये वसीयत हमें। अब ये वसीयत हमें कभी नहीं मिलेगी। कल 7 दिन खत्म हो जाएंगे, जीत जाएगा वो सक्सेना। अरे इस आदमी को क्या जरूरत थी विल छुपा के रखने की? और अगर छुपा के रखनी थी हम में से किसी को बताता कहाँ है, नहीं तो टांग देता फ्रेम करके इधर उधर कहीं, कम से कम नजर के सामने तो रहती। फ्रेम करके टांगते तो विक्रम उसे कभी का गायब कर देता। कम से कम इस वक्त तो कहीं ना कहीं सुरक्षित तो है। मालूम है सुरक्षित है। अगर सैफुद्दीन को याद ना आया तो क्या करेंगे हम? हार जाएंगे, ये जगह हाथ से निकल जाएगी, फिर से बेघर हो जाएंगे हम। सब कुछ कितना आसान था, कोर्ट में वसीयत दिखाते सक्सेना हार जाता। आप लोगों को लगता है कि मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ? बहुत मजा आ रहा है ना मुझे। आप लोगों को तो ये भी लगता होगा कि मैं सक्सेना के साथ मिल गया हूँ, और कल कोर्ट में जब हम केस हार जाएंगे मैं उसके साथ में खुशियां मनाऊंगा। सैफुद्दीन, नाटक मत करो, सब परेशान हैं और ऐसे हालात में हमारा हक है कि हम तुमसे सवाल करें। अरे मैं भी बहुत तंग आ चुका हूँ आपके सवालों से। मैं कोई मुजरिम तो नहीं हूँ। आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैं जानबूझ के आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ। मैं भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप लोग मेरे सर के ऊपर खड़े रहकर एक ही सवाल पूछते जाएंगे कि वसीयत कहाँ है, वसीयत कहाँ है, वसीयत कहाँ है। अरे हम लोगों को भी कोई मजा नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में। पूरा टाइम यही चिंता कि इसको कब याद आएगा। पंडित साहब ने भी कैसे आदमी के हाथ में विल पकड़ा दी, और इस आदमी को 1 मिनट पहले की बात याद नहीं रहती। 15 साल पुरानी बात कहाँ से याद आएगी? प्रजापति जी, अगर आशियाना हमारे हाथ से चला गया ना तो उसके लिए जिम्मेदार ये सैफू होगा। आप लोग मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे। आप लोगों को लगता है कि मेरी वजह से कल कोर्ट में हम लोग सब हार जाएंगे? प्रजापति साहब, आपको भी लगता? अरे भाई कोई बताएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरा हैट पकड़ा लीजिए। मुझे ठंड नहीं लग रहा है। लगेज भी अंदर रखेगा तो सब लोग सामान पे बैठ के जाएगा क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे देखो बेटा, तुमने गलती की है। अब सबसे पहले जाकर माफी मांगो। हो सकता है प्रजापति साहब तुम्हारी सजा माफ कर दे, वरना इस मामले में तो कोई तुम्हारी मदद नहीं। जब माँ बेटे के लिए ही बोझ बन गई तो औरों से हमदर्दी की उम्मीद कैसे रख सकती थी? सोच रही थी कि बाकी के दिन इन अजनबी लोगों के बीच कैसे गुजरेगी जिनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन आप लोगों से मिलकर वो डर दिल से निकल गया। आपकी वजह से मैं समझ पाई कि खुशी क्या होती है। मैं यहाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन हर सुबह चाहती हूँ कि जो कुछ महसूस कर रही हूँ वो एक पूरा सपना हो। आंखें खोलूं तो मैं अपने आप को यहाँ नहीं, वापस अपने घर में पाऊँ। मेरे पास मेरी नन्ही सी पोती हो। पर मैं जानती हूँ अब ऐसा कभी नहीं होगा। न पोती, न बेटा, न घर। सुना था कि मरने के बाद सारी चीजें छूट जाती है, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि मरने से पहले भी सब कुछ छूट सकता है और हम जिंदा रहते हैं 1000 मौत मरने के लिए। मैं पूजा करती हूँ, गीता पढ़ती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, मगर ये बात दिल से नहीं निकाल पाती कि अब घर वापसी नहीं होगी। अब बेटे, बहू
और पोती का साथ कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। कितना अच्छा होता अगर सब अपने घर लौट जाएं। क्या? क्यों धोखा दे रहे हम अपने आप को? सब के सब तो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। देसाई साहब, अनु आंटी, कुछ बेवकूफ है सब। क्या मिलेगा इस तरह रोने से? जरा दिमाग से काम लो राहुल। तुमने कभी झांक कर देखा उन घरों में जहां से निकल कर आए हैं ये लोग? क्या सलूक होता है इनके साथ? कुछ अंदाजा है तुम्हें? वो नौशेरवाड़िया क्यों जाएगा अपने घर? उसके बेटे ने एक दिन उसे इतना मारा कि उसके कान का पर्दा फट गया, सिर्फ इसलिए कि वो अपना घर बेटे के नाम करने के लिए तैयार नहीं था। वो छोड़ो, तुमने आज तक किसी के बेटे को यहाँ आते देखा है अपने माँ बाप से मिलने? तो फिर क्यों घर जाना चाहते सब लोग? क्यों खुश नहीं है कोई यहाँ? क्योंकि वो माँ बाप है, भूल नहीं सकते अपने बेटों को। मान नहीं रहे हैं कि अब उनके बेटे और बहू को उनकी कोई जरूरत नहीं है। भूल गए हैं कि वो घर से निकाले गए हैं। तो क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? हाँ, अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे हम। खुश हैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीकर, नहीं जाएंगे अपने घर, मर जाएंगे, लेकिन उन घरों में वापस नहीं जाएंगे जहां से हमें धक्के मारकर निकाला गया है। सैफुद्दीन, सैफुद्दीन दरवाजा खोलो। सैफुद्दीन दरवाजा खोलो। क्या हुआ प्रजापति जी? क्या हुआ प्रजापति? सैफुद्दीन दरवाजा खोलो। क्या हुआ सैफुद्दीन को? सैफुद्दीन दरवाजा खोलो। मुझे मर जाने दीजिए, मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरी वजह से आप लोगों का ये आशाना छिल रहा है। मैं गुनहगार हूँ आप लोगों का। मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। सैफुद्दीन, तुम्हारे जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा हमें? कहाँ से लाएंगे हम ऐसा भुलक्कड़ सैफुद्दीन? बोलो। नहीं चाहिए हमें वो छत जिसकी जमीन में हमारे दोस्त की कब्र हो। नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। 7 दिनों की मोहलत के बावजूद आशियाना के रहवासी इस बात का कोई सबूत पेश नहीं कर सके कि मिस्टर विक्रम सक्सेना की पेश की हुई वसीयत झूठी है। लिहाजा इसी वसीयत को सच मानते हुए अदालत आशियाना के तमाम लोगों की अपील खारिज करती है और उन्हें वहां से निकल जाने का हुक्म सुनाती है। साथ ही विक्रम सक्सेना को यह अधिकार देती है कि वो बैंक का कर्ज अदा करने के लिए जो चाहे कदम उठा सकते हैं। योर ऑनर, इस केस के हालात को नजर में रखते हुए मेरे क्लाइंट अदालत से एक ही दरख्वास्त करते हैं कि आश्रम तोड़ने की पूरी कार्यवाही पुलिस और जज साहब की निगरानी में हो। परमिशन ग्रांटेड। कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ? हिम्मत तो नहीं हारे ना? मैं कहती हूँ जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। अलग अलग जगह जाएंगे और हर नई जगह को आशियाना जैसा बनाएंगे हम। करेक्ट। जगह गए तो क्या हो गया है? अपना स्पिरिट तो नहीं गया ना? हाँ, ठीक कहा आपने। चलो चित्रा, सामान रखना शुरू करें। मौसम बदलते हैं, परिंदे उड़कर हजारों मील दूर चले जाते हैं। वो अपने साथ अपने घोंसले तो नहीं ले जाते।
आशियाने के रहने वालों की चेतावनी दी जाती है कि आधे घंटे के अंदर वो अपना सारा सामान लेकर बिल्डिंग से बाहर आ जाए। आधे घंटे के बाद ये बिल्डिंग गिरा दी जाएगी। चलिए देसाई साहब, आपका सामान आ गया है। मैं बहुत थक गया हूँ, बैठने दो मुझे। उठो, बस में आराम कर लेना। मुझे कहीं नहीं जाना, तुम लोग जाओ। चलिए ना देसाई साहब, अब तो हमें जाना ही होगा। आप जाइए ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ। क्या बचपना है, उठिए वरना वो लोग कुचल देंगे। कुचलने दो, कम से कम इस लाश को दफन करने के लिए जगह तो नहीं ढूंढने पड़ेगी। क्या बेसर पैर की बातें कर रहे हो? चलो उठो। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब कहीं नहीं जाऊंगा। ये क्या नाटक हो रहा है? ये नाटक देखने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पर? अरे हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, ये लोग सामान बाहर कब निकालेंगे? रिलैक्स। अरे सामान बाहर निकालो। मिस्टर भोसले। सर, एक्सक्यूज मी। इज्जत का कोई फायदा नहीं है। आप क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हैं? मैं कहाँ जान का दुश्मन बना हूँ? ये जान ही मेरी दुश्मन बनी है। मुक्ति दिलाओ मुझे इस जिल्लत की जिंदगी से। देखिए, ऐसा करने से ये लोग अपने इरादे नहीं बदलेंगे। अरे भाई, मैं कहाँ रोक रहा हूँ किसी को? ले जाइए मेरे ऊपर से बुलडोजर। नई जगह जाकर मर जाने से तो यही मर जाना अच्छा है। बहुत हो गया, कभी इस घर से निकलो, कभी उस घर से निकलो। बार बार जगह बदलने की हिम्मत नहीं है मुझ में। थक गया हूँ मैं। अब मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो उसमें मैं क्या करूं? आज तक उन्होंने वही किया है जो उन्होंने चाहा। और आप क्या वकालत करने आए हैं उनकी? क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उनके लिए मैंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। और माफ कीजिए, हमने उन्हें घर से नहीं निकाला, वो खुद गए अपनी मर्जी से। जी हाँ, शी इज राइट। और आप लोगों के लिए सब कुछ बहुत आसान हो गया। क्या कह रहे हैं आप? देखिए सुनिए, मेरे पिता हैं वो, उनके स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ मैं। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए प्लीज। ठीक है, हाँ, उन्होंने मुझे जन्म दिया, पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया। सब माँ बाप करते हैं, उन्होंने कुछ खास तो नहीं किया ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं भाई साहब कि मैं जिंदगी भर उनकी गुलामी करूं। अरे उन्हें भी कुछ सोचना चाहिए। इतने बड़े हो गए हैं वो, औलाद का फर्ज मुझे भी मालूम है और मैं खूब उसे निभा चुका हूँ, खूब निभाया मैंने। लेकिन उन्हें भी कुछ समझना चाहिए। अब उनकी उम्र हो गई है। अरे रिलैक्स करें, रिटायर हो गए, बच्चों के साथ खेलें, योगा करें, मॉर्निंग वॉक पे जाए। लेकिन नहीं, उन्हें हर चीज में इंटरफियर करना है। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, किसी के सामने कुछ भी कह देते। इट्स सो एम्बैरेसिंग। शर्मिंदगी तो हमें झेलनी पड़ती ना भाई साहब। वो तो अपने कह के निकल ली। अपनी मर्जी की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। हमें बस थोड़ी सी आजादी चाहिए। और हम कुछ नहीं मांग रहे उनसे, हमें थोड़ी सी आजादी दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए आपने उन्हें मार डाला। हर रिश्ते, हर अधिकार से अलग करके उन्हें आश्रम भेज दिया। ये मौत नहीं तो और क्या है? क्या कसूर था उनका कि वो नहीं समझ सके कि बुजुर्ग को चुपचाप घर में पड़े रहना चाहिए? कि बहू के आने के बाद बेटा बढ़ जाता है? मत भूलिए कि आपकी जिंदगी भर भी उनका हक है। आज उनकी बुराई करते वक्त आपकी जुबान थकती नहीं है, लेकिन वो अच्छाइयां कैसे भूल गए आप, जो एक मामूली बाप ने अपने बेटे की बेहतर जिंदगी के लिए की थी? कैसे भूल गए अपनी बीमारी में उस आदमी का रात रात भर जागना, आपके स्कूल और कॉलेज की फीस भरने के लिए ओवर टाइम करके थकान से चूर होकर घर लौटना? कैसे भूल गए वो दिवाली जो उस आदमी ने पुराने कपड़े में बिताई थी क्योंकि इस बेटे को नए कपड़े की जिद थी? अरे 30 साल की जिंदगी में 30 लाख एहसान किए होंगे आपके ऊपर, और आज जब आपकी बारी आई है, आपने उन्हें सिर्फ घर से ही नहीं अपनी जिंदगी से निकाल दिया उन्हें। लेकिन मिस्टर देसाई, सिर्फ एक कोशिश कीजिएगा कि आपका बेटा आपके एहसानों को कभी भुला ना पाए, कभी नहीं। बाबूजी!
मुझे माफ कर दीजिए बाबा। जल्दी आ गया बेटा, मैं अभी मरा नहीं। बाबा, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। मैं बातें भी ना करूं और तुम लोग जो जी में आए वो करो। बाबा, मैं अपनी हर गलती की माफी मांगने आया हूँ बाबा। ये पछतावा सिर्फ 4 दिन का है, उसके बाद शायद फिर वही। जाओ, तुम दोनों अपने घर लौट जाओ। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं आपकी नाराजगी लेकर जी नहीं सकता बाबा। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रहा, हमेशा दुआएं ही दी हैं। यही प्रार्थना की है कि भगवान तुम्हें कभी मुझ जैसे दिन न दिखाए, क्योंकि तुम्हारे पीछे भी एक बेटा है। जाओ। आप कितना लकी है देसाई साहब। देखो, आपका लड़का आपको घर वापस ले जाने के लिए आया है। मत बहलाओ मुझे, अब मेरे लिए कोई रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं जाता। कई साल पहले की बात है। एक दिन गांधी जी को कोढ़ियों के लिए बनाए गए आश्रम के उद्घाटन का आमंत्रण आया था। उन्होंने उसका जवाब सिर्फ एक लाइन में लिखा कि मैं उद्घाटन के लिए नहीं, लेकिन जिस दिन यह आश्रम बंद होगा उस दिन खुशियां मनाने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि ऐसी जगहों का क्या मतलब जो इंसान को अपने घर और रिश्तों से अलग कर दे। आज आपको मौका मिला है इस आश्रम को बंद करने का। आज इस सपने की शुरुआत हुई है। मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की किरण जगमगाई है। इस शुरुआत को नाकाम मत कीजिए, इस दरवाजे को बंद मत कीजिए। हमें इस सच्चाई को मान लेना चाहिए देसाई साहब कि मन ही मन में हमने हमेशा अपने घर वापस जाने की ख्वाहिश रखी है। अपने बेटे को मायूस करके वापस मत भेजिए। आपने आज तक उसे कई बार मुआफ किया होगा, लेकिन आज आप उसे हमारी खातिर माफ कर दीजिए, क्योंकि जब आप चले जाएंगे तो हम इस बात को याद करेंगे कि एक बेटा अपने बाप को वापस ले जाने के लिए आया, और जिएंगे इस उम्मीद पर कि एक दिन हमारे बच्चे भी आएंगे हमें घर वापस ले जाने के लिए। चाहिए देसाई साहब, चाहिए, हमें इस उम्मीद का सहारा देकर चाहिए। हटाओ गाड़ियां, गाड़ियां हटाओ। कम ऑन, हरी अप, कम ऑन, हरी अप। चलो बुलडोजर, चलो, चलो बुलडोजर, कम ऑन। चलो
जज साहब, ये है पंडित जी की असली वसीयत। रोकिए इन बुलडोजर्स को। अरे ये असली विल कहाँ से हो सकती है? असली विल तो मैंने पंडित साहब की तस्वीर के पीछे छुपा के रखी थी। क्या? अरे अरे आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतनी अहम बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? जज साहब, ये लीजिए। देखिए क्या है ये? यही है वो विल, छुपा के रखी थी मैंने। विक्रम सक्सेना ने जाली वसीयत बनाकर आशियाना वृद्धाश्रम को बेचने की कोशिश की और अदालत को भी गुमराह किया। इस गुनाह में अरोड़ा बिल्डर उनके साथ के साझेदार हैं। चीटिंग और फ्रॉड के गुनाह में इन दोनों को गिरफ्तार करके इन पर मुकदमा चलाने का हुक्म दिया जाता है और साथ ही ये निर्देश दिया जाता है कि आशियाना को पहुंचाए नुकसान का हर्जाना भी इन्हीं से वसूल किया जाए। असली वसीयत के मुताबिक आशियाना वृद्धाश्रम पंडित ट्रस्ट की जागीर है, जिसे अपने स्वार्थ के लिए न कोई बेच सकता है न उसे तोड़ सकता है। उस जगह पर आशियाना वृद्धाश्रम ही हमेशा रहेगा।